हाँ जी, फटाफट से दो सर्विसेज इंक्लूड करेंगे इसके अंदर। एक आएगा आपका कौन सा, कंस्ट्रक्शन, और इसके बाद कौन सा आएगा, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। तो दो छोटी छोटी सर्विसेज हैं, लीस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ एक छोटी मोटी कीवर्ड्स हैं इसके अंदर, उसको ध्यान रखना और आगे बढ़ना है, ऐसा सा है। बहुत डीप वाली चीज नहीं है, ऑल्दो है भी छोटा। देखो क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज कौन कौन से ऐसी हैं जो कि आपकी क्या होंगी, एग्जाम, ठीक है। तो एंट्री नंबर 10 क्या बात कर रहा है, कह रहा है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर, अब ये सारा कचरा है, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स होना चाहिए ऑफ कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन, कंप्लीशन, फिटिंग आउट, रिपेयर, मेंटेनेंस, रिनोवेशन और अल्टरेशन ऑफ सिविल स्ट्रक्चर और एनी अदर ओरिजिनल वर्क पर्टेनिंग टू द बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन और एनहेंसमेंट अंडर द हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना। मतलब क्या हुआ कि भैया इस योजना के तहत अगर सर्विसेज ली जा रही है किसी से, जो कि प्योर लेबर क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, मतलब उसके अंदर उनसे कोई माइंड नहीं लिया जा रहा, उनसे कोई राय नहीं ली जा रही, मजदूर हायर करके आपने घर बनाया या घर के अंदर जो भी इस टाइप की एक्टिविटी बताई गई है, तोड़फोड़ किया, कटा बढ़ाया, नया बनाया या उसी को बढ़ाया, इस टाइप की कोई भी हरकत करी, तो वो सारा का सारा क्या है आपका, एक्सेप्ट। पर सर्विसेज किससे लेना है आपको, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स होने चाहिए। आपकी जो सर्विसेज मिल रही है उसके अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिजाइनिंग की सर्विस भी मिल रही है आपको या कोई और अदर सर्विस मिल रही है, लेबर मिलना है आपको, ठीक है। चलिए सिंपल है, मतलब सीधा सीधा ध्यान रखो कि PMAY ये योजना थी, प्रधानमंत्री आवास योजना। इस योजना के तहत अगर आपने लेबर से काम करवाया है, सर्विस ली है, तो वो सर्विस क्या मानी जाएगी, एक्सेप्ट। सिंपल, ज्यादा टफ नहीं। आगे, सर्विसेज सप्लाइड बाय इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज। सर्विसेज कौन सप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज बाय वे ऑफ, अगेन सेम कहानी, कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग और इंस्टॉलेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सटेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अप टू द ट्यूबवेल ऑफ द फार्मर और एग्रीकल्चरिस्ट फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। मतलब क्या हुआ कि भैया बिजली को बढ़ाया जा रहा है, लगाया जा रहा है, उन तक पहुंचाया जा रहा है, काहे के लिए, कहां तक, ताकि उनका जो नेटवर्क है वो एक्सटेंड हो सके, कहां तक जा सके, ट्यूबवेल तक जा सके, जिससे कि फार्मर्स वगैरह क्या करेंगे, एग्रीकल्चर पर्पस में उसको यूज कर पाएंगे, बिजली को यूज कर पाएंगे। मतलब बिजली के यूज से वो अपनी ट्यूबवेल वगैरह में जो भी मतलब उनको एडजस्टमेंट करनी है, और उससे कहीं ना कहीं उनकी फार्मिंग आसान हो जाएगी, ठीक है। जो फार्मर का यूज है वो आसान हो जाएगा, एग्रीकल्चर जो है उनका आसान हो जाएगा। तो इस टाइप की अगर कोई सर्विस दी जा रही है, किसके द्वारा दी जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज, मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज वगैरह, ठीक है। तो वो फार्मर्स को प्रमोट करने के लिए अगर उनके तक बिजली पहुंचा रहे हैं, तो उस टाइप की एक्टिविटी, उस टाइप की सर्विस जो है वो क्या है, एग्जाम। एंट्री नंबर 11 कह रहा है, फिर अगेन प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहा है कि सर्विस बाय वे ऑफ प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ, अगेन वही चीजें, कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग और इंस्टॉलेशन ऑफ ओरिजिनल वर्क्स पर्टेनिंग टू सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट अदरवाइज देन एज अ पार्ट ऑफ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। मतलब क्या हुआ कि आप कोई सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट बना रहे हो और उसके लिए आपको प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स की जरूरत पड़ रही है, तो उस केस में जो प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस होगी वो क्या मानी जाएगी, आपकी एग्जेम्प्ट। तो कहीं ना कहीं ये रिलेटेड है आपके पिछले वाले एंट्री से। साथ ही में इसमें कहा गया कि अगर रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है कि कोई बिल्डिंग बन रही है जिसके अंदर सारे यूनिट्स होंगे, यूनिट्स तो बहुत सारे होंगे लेकिन सारे के सारे क्या होंगे, रेजिडेंशियल होंगे। तो उस टाइप के कॉम्प्लेक्स के अंदर भी अगर प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स आपके हायर हो रहे हैं तो वो भी क्या है, आपका एक्सेप्ट। नाउ अगला देखो, सप्लाई ऑफ TDR FSI लॉन्ग टर्म लीज प्रीमियम ऑफ लैंड बाय अ लैंड ओनर टू अ डेवलपर are exempt subject to condition that the constructed flats are sold before issuance of completion certificate and taxes is paid on them। ये आपको याद हो तो ये पीछे भी आपका एग्जेम्पशन वाली चर्चाओं में एक जगह आया था, जहां पे कहा जा रहा है कि जो आपके डेवलपर वगैरह हो रहे हैं उनको हमने साइट दे दी, उन्होंने उस पर फ्लैट्स बनाया और कहा जा रहा है कि फ्लैट जो होंगे वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट इश्यू होने से पहले क्या हो जाने चाहिए, बिक जानी चाहिए, और बिक जाएंगे तो ऑब्वियसली उसके ऊपर जो टैक्स वगैरह है वो भी पे हो जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तब तो ये क्या होगा, आपका एक्सेप्ट। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं का मतलब कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट इश्यू हो बाद आप फ्लैट्स को बेच रहे हो, तो उस केस में वो क्या होगा, आपका एग्जेम्प्ट नहीं माना जाएगा। एग्जेम्पशन ऑफ TDR FSI लॉन्ग टर्म लीज प्रीमियम शैल बी विड्रॉन, कह रहा है क्या कर लिया जाएगा, ये विड्रॉ कर लिया जाएगा इन केस ऑफ फ्लैट सोल्ड आफ्टर इश्यूएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। अगर फ्लैट्स को बेचा जा रहा है सर्टिफिकेशन कंप्लीशन सर्टिफिकेट इश्यू होने के बाद, बट सच विड्रॉल शैल बी लिमिटेड टू, अब अपने ए रेट भी पढ़ा था कि भैया अगर ये विड्रॉ कर भी लिया जाएगा तो क्या होगा, अगर अफोर्डेबल हाउसेस होंगे तो उस केस में जीएसटी कितना लगेगा,
8%, और अगर अदर देन अफोर्डेबल हाउसेस होंगे तो उसके इसमें जीएसटी कितना लगेगा 5%। तो जहां पे हमने रेट्स वगैरह पढ़े थे वहां पे इसकी चर्चा आई थी। ठीक है, तो इसके ऊपर चर्चा दोबारा आएगी भी नहीं, ऊपर की बातों को थोड़ा सा डिफाइन किया गया है और कुछ खास नहीं है। देखो जी, मेनली आपको यहां पे क्या समझाया जाएगा कि ये आवास योजना है क्या, थोड़ी सी डिस्कशन उसके ऊपर है, थोड़ी क्या मतलब सारी डिस्कशन उसी के ऊपर है कि एक्चुअल में ये हाउसिंग फॉर ऑल मिशन जो था ये क्या था, किस तरीके से काम कर रहा है, तो सुन लो जरा, ऑल्दो ये जीएसटी का पार्ट नहीं। हाउसिंग फॉर ऑल मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना, हेयर एंड आफ्टर रेफर्ड टू एज PMAY, इस नाम से इसको जानेंगे, इज अ प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन which envisions provision of housing for all by 2022, सबको मकान मिलेगा 2022 तक, when the nation completes 75 years of its independence, मतलब आजादी के आपके 75 साल हो जाएंगे तो सबके पास अपना मकान होगा, ये मिशन है। ठीक है जी, the mission seeks to address the housing requirement of urban poor including slum dwellers throwing following inter alia program verticals, मतलब क्या कहा गया कि भैया ये इसके अंदर बेसिकली ये रिक्वायरमेंट किसकी फुलफिल कर रहा है, जो अर्बन डेवलपर्स वगैरह होते हैं, अर्बन पुअर वगैरह होते हैं, उनके लिए स्कीम लाई गई थी। स्लम रिहेबिलिटेशन ऑफ स्लम ड्वेलर्स विद पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट डेवलपर्स यूजिंग अ लैंड एज अ रिसोर्स, मतलब कि भैया प्राइवेट डेवलपर्स इसके लिए पार्टिसिपेट करेंगे। हमने एक स्कीम निकाली जिसके अंदर हम फायदा दे रहे हैं अलग अलग तरीके से कि भैया आपको जीएसटी यहां से मुक्त कर देंगे, फिर कुछ रिबेट वगैरह की भी चीजें हैं इसके अंदर। कहीं ना कहीं मतलब क्या है कि गवर्नमेंट तो जो कर पा रही है, साथ में प्राइवेट डेवलपर्स जो है वो भी पार्टिसिपेट करेंगे, लैंड्स वगैरह एक्वायर करेंगे, इस टाइप के फ्लैट्स वगैरह बना के बेचना शुरू करेंगे, ताकि कहीं ना कहीं हाउसिंग फॉर ऑल का जो कमीशन है वो पूरा हो पाएगा और वो अफोर्डेबल हो पाएगा, कहीं ना कहीं वो सस्ता हो पाएगा जब उसके अंदर से बाकी कंप्लायंसेस और बाकी टैक्सेशन वगैरह हटा ली जाएंगी। प्रमोशन ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर वीकर सेक्शन थ्रू क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी वगैरह देके उनको अफोर्डेबल किया गया मकानों को। अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप विद पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, मतलब पब्लिक गवर्नमेंट सेक्टर्स तो वहीं, साथ ही में प्राइवेट सेक्टर्स वगैरह को भी मिक्स करके घर को कैसे सस्ता किया जाए, किस तरीके से अफोर्डेबल रूप में उनको लेके आया जाए, वो सारी इसके अंदर प्लानिंग थी। सब्सिडी फॉर बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल हाउसेस कंस्ट्रक्शन एनहेंसमेंट, जो अभी पीछे देख रहे हो कि भैया अगर आपका इंडिविजुअल घर है, जैसे कि आपको पता हो कि गांव वगैरह के अंदर घर बनाने के लिए आपको कुछ गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलती है, अगर पता हो तो कि गांव के अंदर कुछ ऐसे स्कीम चल रहे होते हैं कि भैया आप घर बनाओ, आपको सपोज पहले इंस्टॉलमेंट के अंदर कुल मिला के लेट से 1 लाख रुपए दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो हेल्प है, और 1 लाख में बनेगा नहीं लेकिन वो हेल्प है, तो वो पोर्शन में मिलता है। जैसे आपने थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर लिया तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको 25,000 आ जाएंगे, फिर थोड़ा कंस्ट्रक्शन करोगे, फिर गवर्नमेंट के लोग आएंगे, वो चेक करेंगे, विजिट करेंगे, सबको सही लगेगा, फिर आपको नेक्स्ट उसका क्रेडिट मिल जाएगा। इस तरीके से इंस्टॉलमेंट में आपको पैसे मिलते हैं एज अ सब्सिडी, एक हेल्प दी जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा। तो अगेन पर्पस क्या है कि सबका मकान हो। नाउ एक लास्ट कंपोनेंट और इसके अंदर क्या है, वो लास्ट कंपोनेंट ऑफ द मिशन इन असिस्टेंट टू इंडिविजुअल एलिजिबल फैमिलीज बिलोंगिंग टू इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कैटेगरीज टू ईदर कंस्ट्रक्ट न्यू हाउसेस, क्या कहा जा रहा है कि या तो आप नए घर बनाओ और enhance existing houses on their own to cover the beneficiaries who are not able to take advantage of their components of the mission. Such families may avail specified amount of central assistance, जो मैं भी कह रहा था ना कि घर बनाने के ऊपर, तो सेंट्रल से क्या मिलेगा उनको, असिस्टेंस मिलेगा एक स्पेसिफाइड अमाउंट का, सारा नहीं मिल जाएगा, कुछ मिलेगा ताकि आपको एक हेल्प के काम आएगा। फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउसेज और इनहेंसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग यूजर्स अंडर द मिशन, इस मिशन के तहत उनको कुछ ना कुछ हेल्प दी जाएगी। अब ये सारी बातें दी है इस योजना के तहत, अब अपने को क्या करना है वो देखो। तो कह रहा है कि एंट्री 10 जो है वो इसके अंदर इंसर्ट किया गया, जो कि क्या एग्जाम्प्ट करता है, वो सर्विसेज जो प्रोवाइड किए जाएंगे बाय वे ऑफ प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स, इन सारी एक्टिविटीज के अंदर अंडर PMAY फ्रॉम GST। सिंपल है, मतलब प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स अगर होंगे, उसकी सर्विस अगर आप ले रहे हो अपने घर को बनाने में, उसको एनहेंस करने में, उसको इंक्रीज करने में, जो कि PMAY योजना के तहत होगा, चाहे वो पब्लिक सेक्टर ले रहा हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर ले रहा हो, चाहे वो खुद का मकान बनाने के लिए ले रहा हो, तो उन सभी को इसका फायदा मिलेगा, उस पर GST नहीं लगेगा। अब ओरिजिनल वर्क का यहाँ पे मतलब क्या है, तो ओरिजिनल वर्क का मतलब क्या है, सारी की सारी नई कंस्ट्रक्शन, सारी नई कंस्ट्रक्शन, ऑल टाइप्स ऑफ एडिशन एंड अल्टरेशन टू अबंडन और डैमेज्ड स्ट्रक्चर्स ऑन लैंड दैट आर रिक्वायर्ड टू मेक देम वर्केबल, मतलब कि कोई ऐसा लैंड पे कंस्ट्रक्शन हो भी रखा है जो किसी काम का नहीं है, तो उसके अंदर भी अगर आप कुछ ऐसा बना रहे हो जिससे कि वो काम का हो जाएगा, तो वो भी आपका क्या है, ओरिजिनल वर्क कहलाएगा। इरेक्शन, कमीशनिंग एंड इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट, मशीनरी और इक्विपमेंट और स्ट्रक्चर्स वेदर प्री फैब्रिकेटेड और अदरवाइज, तो ये भी आपका किसका पार्ट है, ओरिजिनल वर्क का पार्ट है, कोई खास इंपॉर्टेंस वाली बात नहीं है। एंट्री नंबर 11 के अंदर भी सेम बात ही कह रहा है, क्या कह रहा है कि एग्जेम्प्ट करेंगे सर्विसेज बाय वे ऑफ प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट
Again, same construction, erection, commissioning or installation of original work pertaining to a single residential unit हो, या फिर otherwise then as a part of the residential complex from GST. तो single residential unit या फिर residential complex है, उसके अंदर भी अगर सर्विसेज लिए जा रहे हैं किसके, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट, तो वो भी क्या है आपका एग्जेम्प्ट. यहां पे बताया गया इसका मतलब क्या है. The term residential complex means any complex comprising of a building or building having more than one single residential unit. तो उसी को कॉम्प्लेक्स कहते हैं. यहाँ पे कई सारी रेजिडेंशियल यूनिट्स एग्जिस्ट करती हैं, तो वो आपका रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के टर्म में आता है. फर्दर, सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट्स मींस अ सेल्फ कंटेन्ड रेजिडेंशियल यूनिट व्हिच इज डिजाइन्ड फॉर यूज होली और प्रिंसिपली फॉर द रेजिडेंशियल पर्पस ऑफ वन फैमिली. जैसे कि आपके मकान होते हैं नॉर्मली, फ्लैट्स की बात करें तो वो आपका रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के डेफिनेशन में आ गया, और जो जमीन से जुड़े हुए मकान होते हैं जो आप बनाते हो वो आपका सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट की डेफिनेशन में आ गया. तो कुछ खास नहीं है, ओवरऑल की स्टोरी यही थी कि भैया प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट अगर यूज किया जाएगा हाउसिंग जो योजना है उसको इंप्रूव करने के लिए या फिर अपने घर वगैरह बनाने के लिए, तो उस केस में वो आपका एग्जेम्प्ट है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट आता है पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज. अब पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में क्या क्या चीज एग्जेम्प्ट है. जैसे कि हमने पीछे देखा कि जो रेलवे है वो क्या करती है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट करती है. क्या वो टैक्स लेती है, नहीं लेती, तो वो लेती है, वो जीएसटी टैक्सेबल होता है. तो एग्जेम्प्ट के लिए कुछ कैटेगराइजेशन बताया गया है कि किन किन को एग्जेम्प्ट किया गया और कौन कौन से हमारे टैक्सेबल है. तो ध्यान दो, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स विद या फिर विदाउट एक्कम्पेनिंग बिलोंगिंग्स. ये लाइन हमेशा चलेगी, तो इसको आप एक साथ जोड़ के चलना कि भैया जहां भी पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है वो सामान और सामान के बिना भी हो सकता है, सामान के साथ भी और सामान के बिना भी, वो अलग चीज है. बाय कैसे ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है, बाय एयर embarking in an airport located in the state of, मतलब कि या तो उनकी जर्नी स्टार्ट हो रही है या फिर वो टर्मिनेट हो रही है कहां पे, इनमें से किसी स्टेट में. कौन कौन से स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, और एट बगडोगरा लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल. मतलब ये कुछ स्टेट बता दिए गए जहां से अगर आप एयर के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हो तो वो क्या माना जाएगा, एग्जेम्प्ट. क्या दिल्ली मुंबई के लिए है, नहीं, वहां पे जीएसटी लगेगा. ये कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफाई किया है जस्ट फॉर द प्रमोशन एक्टिविटी, तो भैया इनको प्रमोट करने के लिए इन जगहों पे अगर आप एयर ट्रैवल करते हो तो वो क्या है आपका एग्जेम्प्ट. सभी नहीं है. आगे, नॉन एयर कंडीशनर कॉन्ट्रैक्ट कैरेज अदर देन रेडियो टैक्सी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर इंक्लूडिंग टूरिज्म, कंडक्टेड टूर, चार्टर और हायर. मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बेसिकली मतलब क्या होते हैं कि जैसे आप कोई गाड़ी बुक करते हो किसी से कि भैया मैं यहां से वहां जाना है, आपने उससे पैसे तय किए और आप चले गए अपने सफर पे घूमने घामने के लिए, तो इस टाइप का अगर कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है, लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए कि उसमें एसी नहीं होना चाहिए. तो नॉन एसी, अगेन मतलब वो वैसी वाली चीज दी जा रही है जो कि बेसिक नीड में लोगों के आ रही है, उनके लिए अगर कैरेज में जीएसटी लगा देंगे तो उनका कहीं ना कहीं वो जो कैरेज है वो क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा. तो इसलिए कहा जा रहा है कि अगर आप नॉन एसी कैरेज यूज करते हो एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए टूर पर्पस के लिए, तो उस केस में क्या होगा आपका जीएसटी एग्जेम्प्ट. ठीक है. अदर देन रेडियो टैक्सी की बात की गई. रेडियो टैक्सी को भी हम समझेंगे कि आगे रेडियो टैक्सी का मतलब क्या होता है, तो उसको इंक्लूड करना है, उसको एक्सक्लूड करना है, तो रेडियो टैक्सी यहाँ पे नहीं लिया जा रहा है. फिर अगला देखो, स्टेज कैरेज अदर देन एयर कंडीशनर स्टेज कैरेज. तो अगेन यहाँ पे एसी से इनको दुश्मनी है, एसी को फिर हटा दिया कि अगर आप एसी के मजे ले रहे हो तो आप जीएसटी भी पे कर सकते हो, फिर तुम्हें मुफ्त नहीं मिलेगा. बट अगर कोई स्टेज कैरेज ऐसा है जो कि आपका अदर देन एयर कंडीशनर है, तो उस केस में आपको जीएसटी पे नहीं करना पड़ेगा. अगर स्टेज कैरेज आप यूज कर रहे हो और वो अदर देन एयर कंडीशनड है तो उसके साथ आपको जीएसटी पे नहीं करना पड़ेगा. अगर वो एयर कंडीशनड होगा तो उसके साथ आपको जीएसटी पे करना पड़ जाएगा, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी. तो ये ट्रांसपोर्टेशन की कुछ एक्सक्लूसिव चीजें यहां पे बताई गई. आगे देखो, सर्विस प्रोवाइडेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रोवाइडेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. किसको सर्विस दी जा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर विद और विदाउट अकम्पेनिंग बिलोंगिंग्स बाय एयर. मतलब कि भैया गवर्नमेंट को सर्विस मिल रही है किस चीज की, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की, और कैसे मिल रही है, बाय एयर मिल रही है. एम्बार्किंग फ्रॉम और टर्मिनेटिंग एट अ आरसीएस रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट अगेंस्ट कंसिडरेशन इन फॉर्म ऑफ वायबिलिटी गैप फंडिंग. अब यह कुछ बातें कह गया, वो क्या कह गया कि भैया आरसीएस एयरपोर्ट है, जिसका बेसिकली मतलब क्या होता है, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम. मतलब कि कोई लोकेशन को कनेक्टिविटी करने के लिए कुछ एयरपोर्ट वगैरह बनाए जाते हैं. लाइक दो लोकेशन है, वहां डायरेक्टली फ्लाइट्स नहीं है, तो एक बीच में उसकी कनेक्टिविटी के लिए एक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत एक एयरपोर्ट बनाया गया जो कि उस कनेक्टिविटी का काम करेगी. तो इस टाइप की अगर कनेक्टिव वाली एयरपोर्ट है
उनको कंसिडरेशन के थ्रू, मतलब वहां पे अगर वो सर्विस मिल रही है, और किसको सर्विस दी जा रही है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को, मतलब वो एयरपोर्ट वाला बेसिकली सर्विस किसको दे रहा है, गवर्नमेंट को सर्विस दे रहा है कि भैया हमने एयरपोर्ट बनाया जो कि हम आपके लिए, आपको इसके सर्विस के रूप में आपको सेवाएं प्रदान करेंगे यहां पे, ठीक है। साथ ही में कंडीशन क्या है, however nothing contained in this entry shall apply on or after expiry of the period of 3 years from the date of commencement of operation of the RCS airport। मतलब क्या हुआ कि हम प्रमोट करने के लिए हमने कहा कि भैया आरसीएस एयरपोर्ट खोलो वैसी वैसी जगहों पर जहां पे कनेक्टिविटी की रिक्वायरमेंट है, लोगों ने वहां पे एयरपोर्ट खोले, पैसा इन्वेस्ट किया, एयरपोर्ट बनाया और एक तरीके से गवर्नमेंट को सर्विस देने लग गए एयरपोर्ट की। लेकिन उनको कहा गया कि बेटा मजे तो मिलेंगे, लेकिन कितने साल मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ शुरुआत के 3 साल। जब उसके बाद तुम चल जाओगे, तुम्हारा एयरपोर्ट चलने लगेगा, तुम अच्छा खासा कमाओगे, तब तुम्हें एग्जेम्पशन की जरूरत नहीं है। तो ऑपरेशन पे आने के 3 साल तक तो वो एग्जेम्प्ट है, और 3 साल खत्म होने के बाद क्या हो जाएगा, वो टैक्सेबल। क्लियर है? तो सर्विसेज दी जा रही है एयरपोर्ट की, कौन सा एयरपोर्ट, आरसीएस एयरपोर्ट, जो जनरली लोगों को कहा जा रहा है कि उनको प्रमोट किया जा रहा है कि आप ऐसे एयरपोर्ट बनाओ और हमें सर्विस दो, क्योंकि हमारी जगह एयरपोर्ट बनाएंगे टाइम लगेगा, तो उनको कहा कि कनेक्टिविटी वाले एयरपोर्ट्स वगैरह आप बनाओ और हमें ऐसा सर्विस दो, आपको उसके अंदर जीएसटी एग्जेम्पशन मिलेगी। कितने साल तक, 3 साल, ऑपरेशन में आने के 3 साल। आगे, सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर विद एंड विदाउट अकम्पेनिड बिलोंगिंग बाय रेलवे इन क्लास अदर देन, रेलवे इन क्लास अदर देन, अदर देन का मतलब क्या हुआ, ये टैक्सेबल की बात कर रहा है। अदर देन का मतलब क्या हुआ, ये टैक्सेबल की बात कर रहा है। कह रहा है कि रेलवे जो है उसके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दी जाएगी वो क्या है, एग्जेम्प्ट है, लेकिन किसको छोड़ के, फर्स्ट क्लास को छोड़ के। मतलब आप फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करोगे, आप कहोगे जी जीएसटी की छूट दे दो, नहीं मिलेगी, जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा। एंड एयर कंडीशन कोच, कोई भी और कोच है, फर्स्ट क्लास ना भी हो, स्लीपर क्लास, सॉरी स्लीपर कह रहा हूं, फर्स्ट क्लास ना भी हो, चेयर क्लास हो या कोई और क्लास का भी है रेलवे, लेकिन उसके अंदर एयर कंडीशन अगर है तो एसी से तो दुश्मनी है, अगर एसी के मजे चाहिए तो जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा। तो अगेन एयर कंडीशन अगर कोई ऐसा कोच होगा तो वो भी आपका क्या है, टैक्सेबल है। मेट्रो, मोनोरेल, ट्रैमवे, inland waterways, public transport other than predominantly for tourism purpose in a vessel between places located in India, and meter cabs and auto rickshaws including e-rickshaws, ये सारे क्या हैं, टैक्सेबल। इसके अलावा जो बच गए वो क्या होंगे, आपके टैक्सेबल नहीं होंगे। तो फिलहाल रेलवे में अगर आप ध्यान दो तो रेलवे में दो ही कैटेगरी बता दी गई कि फर्स्ट क्लास को तो अलग से चीख के कह दिया, उसके अलावा भी कह दिया कि रेलवे का कोई भी कोच ऐसा है, कोई भी डब्बा ऐसा है जिसके अंदर एसी लगी हुई है तो वो क्या होगा, टैक्सेबल। उसके अलावा जो स्लीपर क्लास होते हैं, जो नॉर्मल आपकी क्लासेस की ट्रेन चलती है जहां पे एसी की फैसिलिटी नहीं होती, तो वो क्या है, एग्जेम्प्ट, वो क्या है आपकी एग्जेम्प्ट। ठीक है, उसके बाद ये तो ए पॉइंट था। बी पॉइंट में फिर आपको और सारी चीजें बता दी कि जो मेट्रो वगैरह टाइप की चीजें हैं उनको भी यहां पे एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। एक डी पॉइंट है जिसकी एनालिसिस में थोड़ी डीप में जाएंगे, तो इसलिए डी को एक बार और देखो जरा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अदर देन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब समझ में आ रहा है, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, सरकारी बसें कह सकते हैं, सरकारी बसें। अदर देन प्रीडोमिनेटली फॉर टूरिज्म पर्पस इन अ वेसल बिटवीन प्लेसेस लोकेटेड इन इंडिया, बिटवीन प्लेसेस लोकेटेड इन इंडिया, मतलब कि भैया कोई ऐसा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जो कि टूरिज्म पर्पस के लिए नहीं होना चाहिए। अगर टूरिज्म पर्पस के लिए तो अगेन फिर वो एक एक्सक्लूसिव पर्पस हो गया, जो कि ऐसे लोगों के लिए होगा जो कि जीएसटी पे कर सकते हैं, उन्हें दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा नॉर्मल पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जो कि टूरिज्म पर्पस के लिए मेनली नहीं है, कभी कभी टूरिज्म पर्पस में काम आता है, वो अलग चीज हो गया, लेकिन मेन पर्पस उसका टूरिज्म को घुमाना नहीं है, तो ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो होंगे जो इंडिया में एक जगह से दूसरी जगह जाते होंगे, और साथ में क्या है, इन अ वेसल। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपकी बस की बात नहीं की जा रही, किसकी बात की जा रही है, वेसल की बात की जा रही है, जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर लोगों को लेके जाते हैं, तो वो क्या माना जाएगा, आपका एक्सेप्ट। लेकिन अगर वही वेसल टूरिज्म पर्पस के लिए हो गया तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। ठीक है, मीटर कैब, ये तो नॉर्मल सी बात होगी, कैब्स वगैरह होते हैं, ऑटो रिक्शा होते हैं, इंक्लूडिंग ई रिक्शा होते हैं, तो ये सारी चीजें क्या है, आपकी टैक्सेबल है। नाउ एनालिसिस में कुछ एक बातें आएंगी, ज्यादा कुछ इसमें भी डीप है नहीं, कुछ खास बड़ा था नहीं, बट थोड़ी बहुत चीजें उसको एक बार देखो। सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर आर यूजुअली चार्जेबल टू जीएसटी। एंट्री 6 जो है स्पेसिफाइंग specifically excludes the transport of passenger services provided by the government or local authority from its purview, which implies that said services are liable to GST। मतलब क्या हुआ कि जनरली कह रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो क्या होता है, आपका एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन कुछ एक ऐसे हैं जो कि आपके जीएसटी लायबल होते हैं, तो उसको वहां पे एक्सक्लूड करके यहां पे बताया गया कि भैया इनके ऊपर जीएसटी लगेगा। However, services of transportation of passenger specified in entry number 15, 16 and 17 mentioned above are exempt from GST। जो कह रहा है 3 एंट्री में ऊपर आपको चीख के बताया गया वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ exempt है। Whether
प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट और अदरवाइज विद एंड विदाउट अकम्पेनिंग बिलोंगिंग, बिलोंगिंग के साथ हो या फिर उसके बिना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ट्रांसपोर्टेशन वाला पॉइंट हमने देखा था, उसको थोड़ा सा और डीप में लिया गया। एज रिगार्ड्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय वेसल, बाय वेसल, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन है किसके थ्रू है? वेसल के थ्रू है। इन आइटम डी ऑफ एंट्री नंबर 17 द वर्ड्स अदर देन प्रीडोमिनेटली फॉर टूरिज्म पर्पस क्वालिफाई द प्रीसीडिंग वर्ड्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट। मतलब कि इस लाइन का मतलब क्या निकल के आ रहा है कि ये क्या है? एक प्रकार से हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या हुआ कि जो जनरली अवेलेबल है, एक नॉर्मल फेयर या जो भी उनके चार्जेस होंगे उसके साथ, पब्लिकली फॉर ऑल। This implies that to qualify for exemption under this entry, the public transport by a vessel between places located in India should not be predominantly for tourism purpose। कह रहा है कि अगर exemption चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस public transport को आपको mainly tourist purpose के लिए नहीं यूज करना। अगर tourist purpose के लिए करोगे तो exemption नहीं मिलेगी। predominantly मतलब इसका जो principally यूज है वो कैसा होना चाहिए? एज अ public transport for all। ठीक। normal public ships or other vessels that sail between places located in India would be covered in this entry। ध्यान देना, ये जो आपके शिप्स हैं, जो वेसल्स हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, क्या ये इंडिया के बाहर की बात कर रहा है या इंडिया के भीतर की बात कर रहा है? इंडिया के अंदर की ही बात कर रहा है। तो कह रहा है कि नॉर्मल पब्लिक शिप्स वगैरह होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, वो आपके इस एंट्री में कवर हो जाएंगे। Even if some of the passengers on board are using the service for tourism purpose predominantly, such services is not for tourism purpose। मतलब क्या कह रहा है कि भैया उसके अंदर हो सकता है कुछ एक व्यक्ति ऐसे भी हो जो कि उस शिप को यूज कर रहे हो एज अ टूरिस्ट, फर्क नहीं पड़ता। प्रीडोमिनेटली टूरिज्म के लिए नहीं, मतलब सारे टूरिस्ट बैठ गए तब तो हो गया कि टूरिस्ट पर्पस के लिए इसको चलाया जा रहा है। बट अगर कोई और टूरिस्ट वगैरह उसमें सफर कर रहे हैं तो उससे प्रॉब्लम नहीं है। However, services provided by leisure chartered vessels, a cruise ship, predominant purpose of which is tourism। मतलब इस टाइप के जो शिप होते हैं जो कि एक्सक्लूसिवली पर्सन के लिए होते हैं, इसका एग्जांपल दिया गया leisure chartered vessels, a cruise ship। तो उसका पर्पस मेनली क्या होता है? टूरिज्म का होता है। would not be covered in here even if some of the passenger in such vessels are not tourists। मतलब क्या हुआ कि क्रूज शिप है आपकी, उसके अंदर एक आधा पैसेंजर ऐसे भी बैठे हुए जो टूरिस्ट पर्पस के लिए नहीं है, लेकिन वो शिप ही ऐसी है जो कि मेन पर्पस उसमें क्या होगा, मतलब उसके अंदर मेजर जो सवारी होगी वो कौन सी होगी? टूरिस्ट। ठीक है, क्योंकि वो शिप उसी पर्पस के लिए यूज की जाती है। तो इस टाइप के अगर शिप्स वगैरह हैं तो वो क्या माने जाएंगे? आपके टैक्सेबल, वो एग्जेम्पशन में कवर नहीं होंगे। एग्जांपल देखो, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर on a vessel from Kolkata to Port Blair or Port Blair to Rose Island is covered in entry item D of entry 17 since such transportation is between two places located in India। तो इस टाइप की जो ट्रांसपोर्टेशन होगी वो क्या मानी जाएगी? आपकी एग्जेम्प्ट मानी जाएगी। नाउ कुछ टर्म्स यूज हुए, उसको डिफाइन कर दिया गया। देखो फटाफट, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज क्या होता है? ऑल्दो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है इन टर्म्स को आपको समझना, बट फिर भी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज का मतलब क्या है? मींस अ मोटर व्हीकल व्हिच कैरीज अ पैसेंजर और पैसेंजर फॉर हायर और रिवॉर्ड एंड इज एंगेज्ड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट वेदर एक्सप्रेस्ड और इंप्लाइड फॉर यूज ऑफ सच व्हीकल एज अ होल फॉर द कैरेज ऑफ पैसेंजर मेंशन्ड देयरिन एंड एंटर्ड इनटू बाय अ पर्सन विद अ होल्डर ऑफ अ परमिट in relation to such vehicle or any person authorized by him in this behalf on a fixed or an agreed rate of sum on a time basis whether or not with reference to any route or distance। मतलब कि आप घंटे के हिसाब से चार्ज कर सकते हो, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। From one point to another and in either case without stopping to pick up or set down passenger not included in the contract anywhere during the journey and includes a maxi cab, अगर इस टाइप की कोई फैसिलिटी है वो भी इसके अंदर इंक्लूड होगी। A motor cab notwithstanding that separate fares are charged for its passenger। मतलब कि कहीं ना कहीं वो रेंटल पर्पस के लिए यूज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप हर एक पैसेंजर से अलग अलग चार्ज कर रहे हो। किसी ने मतलब इन सिंपली ऐसा समझो कि किसी गाड़ी को कोई बुक करके यूज कर रहा है तो वो क्या माना जाएगा? एज अ कॉन्ट्रैक्ट किया गया, आपको कहा गया कि आप पर आवर के आपको पैसे देंगे, आपको गाड़ी लेके चलना है हमारे साथ और आप उसको यूज कर रहे हो, जहां मर्जी ट्रैवल कर रहे हो, तो वो भी इसके अंदर कवर हो जाएगा। या फिर आपने कहा कि भैया मुझे इस लोकेशन से इस लोकेशन लेके जाना है, आपने एग्री किया कंसिडरेशन और एक आपका कॉन्ट्रैक्ट बन गया कि भैया आप मुझे वहां पहुंचाओगे, वहां से लेके आओगे, ये पैसे आपको मिलेंगे। तो इस टाइप की जो गाड़ियां बुक होती है, यूज की जाती है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, उसकी बात यहां पे की जा रही है। ठीक, अगला मीटर कैप्स क्या होते हैं? तो आपको पता है मीटर कैप्स क्या होता है? जिसमें मीटर लगा होता है और जिसके अंदर जिसकी बिलिंग होती है वो बेस्ड ऑन मीटर होती है। सिंपल सी बात है। तो मींस एनी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज ऑन विच एन ऑटोमेटिक डिवाइस ऑफ द टाइप एंड मेक अप्रूव्ड अंडर द रेलेवेंट रूल्स बाय द स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी इज फिटेड which indicates reading of the fare chargeable at any moment and that is charged accordingly under the condition
of its permits issued under the Motor Vehicle Act 1988 and the rules made thereafter। मतलब क्या है कि मीटर के साथ चल रहा है, आपको जब रोकना तब रोक दो, उतनी पे आप पे करो, चलते बनो। तो आपका मीटर चल रहा है जिसके अंदर आपको किलोमीटर वगैरह भी दिखा रहा है और आपको कितना पे करना है वो भी साथ साथ में दिखा रहा है, एक ऑटोमेटिक डिवाइस है। चलिए जी, तो उसे कहते हैं मीटर कैप। रेडियो टैक्सी क्या होती है? तो रेडियो टैक्सी का बेसिकली थोड़ा सा इंप्रूव वर्जन हो गया, वो वाली टैक्सी जिसके अंदर क्या लगी होती है? जीपीएस। उसको क्या बोलते हैं हम? रेडियो टैक्सी। मतलब जीपीएस से उसको ट्रैक किया जा सकता है, दैट इज अ रेडियो टैक्सी। रेडियो टैक्सी में ऐसा नहीं कि रेडियो लगा होगा, रेडियो टैक्सी में जीपीएस लगा होगा, या ऐसा कह लो कि कोई भी ट्रैकिंग डिवाइस लगा होगा, तो वो क्या कहलाएगा आपका? रेडियो टैक्सी। मींस अ टैक्सी इंक्लूडिंग अ रेडियो कैब बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड व्हिच इज इन two-way radio communication with a central control office and is enabled for tracking using the global positioning system जिसको जीपीएस कहते हैं, और जनरल पैकेट रेडियो सर्विस जिसको आप जीपीआरएस कहते थे पुराने जमाने में। ठीक है, इस टाइप से किसी को भी ट्रैक किया जा सकता है। इस टाइप की जो मतलब उसके अंदर कम्युनिकेशन की फैसिलिटी होनी चाहिए दोनों तरफ से, कि जो भी एक सेंट्रल लोकेशन है वहां से उसको ट्रैक किया जा रहा है और वहां से उसकी कम्युनिकेशन प्रॉपरली वहां तक जा पा रही है। ठीक है, इस टाइप की टैक्सी को हम रेडियो टैक्सी के नाम से जानते हैं। स्टेज कैरेज क्या होता है? तो देखो स्टेज कैरेज की कुछ कंडीशन बता दी कि स्टेज कैरेज का मतलब क्या है। मोटर व्हीकल है कंस्ट्रक्टेड और एडेप्टेड टू कैरी मोर देन 6 पैसेंजर एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर। ड्राइवर को छोड़ के उस व्हीकल के अंदर कितने पैसेंजर आने चाहिए? कम से कम 6 या उससे ज्यादा, सॉरी, मोर देन 6 पैसेंजर। For hire or reward at separate fares paid by or for individual passenger either for the whole journey or for stages of the journey। मतलब क्या हुआ कि जैसे आप देखते हो कि कोई गाड़ी चलती है, कोई एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलता है जो कि एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, लोग बीच बीच जगह में उसमें ऐड ऑन होते हैं और लेस ऑन होते रहते हैं। मतलब सिंपल एग्जांपल ले लो बस का, आप कहीं चढ़ते हो कहीं उतरते हो, जितना आप ट्रैवल करते हो उतना फेयर पे करते हो और वो चलता रहता है। उसके अंदर जो सवारी होती है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए? 6 से ज्यादा। तो बड़ी आपकी कह लो कि व्हीकल भी हो सकती है, जैसे कि आपके जो क्या बोलते हैं, जो आरसीटीवी होती है, मतलब इस टाइप की छोटी बस जो होती है, मिनी बस टाइप की चीजें, उस टाइप की फैसिलिटी भी हो सकती है, या आपकी जो रेगुलर बस होती है वो भी हो सकती है। मतलब क्या है कि आप जितना ट्रैवल करोगे उतना आपको पे करना है, और इस टाइप की जो कैरेज चल रही है वो क्या कहलाती है? आपकी स्टेज कैरेज। आपको याद हो दिल्ली के अंदर जो पहले बसें हुआ करती थी अदर देन डीटीसी, उसके ऊपर लिखा होता था स्टेज कैरेज। याद आ रहा है कुछ? नहीं, उस जमाने में नहीं देखे आपने, अभी तो हरे लाल है, बट इससे पहले की जो बसेस होती थी, जो भी प्राइवेट बसें अभी भी कहीं देखोगे एक आधा चल रही होती है दिल्ली के अंदर, तो उस पर लिखा होता है स्टेज कैरेज। स्टेज कैरेज का मतलब क्या है कि वो विद इन अ सिटी चलेंगे, और विद इन अ सिटी के अंदर वो आपको एज पर दी स्टेजेस, मतलब जितने आप ट्रैवल करोगे उसके बेस पे आपको उसका फेयर जो है वो पे करना पड़ेगा, 5 रुपए 10 रुपए 15 रुपए ऐसा केस पे भी। ठीक है, तो उस टाइप की जो स्टेज कैरेज है वो हो गया। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज का मतलब क्या हुआ कि वो उसमें स्टेट लिमिटेशन नहीं है, वो कहीं भी जा सकता है, और वो छोटी गाड़ी भी हो सकती है, बड़ी गाड़ी भी हो सकती है। तो मतलब उसका सिंपली है कि आपने हायर पे गाड़ी ली और उसको लेकर आप जहां मर्जी जा रहे हो, टाइम के बेसिस पे हो सकता है, डिस्टेंस के बेसिस पे हो सकता है, कॉन्ट्रैक्चुअल हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। अगला स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। ये क्या है? मींस एन अंडरटेकिंग प्रोवाइडिंग रोड ट्रांसपोर्ट सर्विस वेयर सच अंडरटेकिंग इज कैरिड ऑन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, any municipality or any corporation or company owned or controlled by the central government or one or more the state government or by the central government and one or more the state governments। Explanation: for the purpose of this clause, road transport service means a service of motor vehicle carrying passenger or goods or both by road for hire or reward। तो ये वाली चीज समझ में आई। स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग का बेसिकली मतलब क्या है कि भैया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो कि इस ट्रांसपोर्टेशन की सारी फैसिलिटीज को मैनेज कर रही है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद हो सकती है, उसके द्वारा कोई बनाई गई एजेंसी वगैरह हो सकती है, कोई कंपनी वगैरह हो सकती है, कोई डिपार्टमेंट हो सकता है, कोई म्युनिसिपैलिटीज हो सकती है, कोई भी जो उसको मैनेज कर रहा है। स्टेट के अंदर जो ट्रांसपोर्ट की सारी एक्टिविटीज को, मूवमेंट को मैनेज कर रहा है, वो आपकी क्या है? स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। अगेन कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके ऊपर सवाल आने का कोई सेंस बनता नहीं। ई रिक्शा क्या होता है आपको पता है? जो कि फ्यूल से चलता है, पेट्रोल से चलता है, वो होता है ई रिक्शा। नहीं, फिर जो कि बैटरी से चलता है, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में चलता है, रिचार्जेबल होता है, वो क्या होता है? आपका ई रिक्शा। देखो फोटो दे रखी है, ऐसे दिखते हैं आजकल ना कहीं, बट कंडीशन क्या है वो आपको याद रखना है। क्या कंडीशन है? मींस ए स्पेशल पर्पस बैटरी पावर्ड व्हीकल, स्पेशल पर्पस बैटरी पावर्ड व्हीकल और पावर नॉट एक्सीडिंग 4000 वॉट्स। ये याद करना है, क्योंकि आपको सवाल अगर इसमें से पूछा जाएगा तो इसी को पूछा जा सकता है कि अगर वॉट्स बढ़ा दिए गए तो क्या वो ई रिक्शा की डेफिनेशन में आएगा कि नहीं आएगा। तो क्या कहा जा रहा है कि पावर जो है वो कितना नहीं होना चाहिए? 4000 वॉट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हैविंग 3 व्हील्स, पहिए कितने होने चाहिए?
3 होने चाहिए, तभी वो ई रिक्शा की डेफिनेशन में आएगा। फिर बाकी बातें कॉमन है, फॉर कैरिंग गुड्स और पैसेंजर एज द केस में बी, फॉर हायर और रिवॉर्ड मैन्युफैक्चर्ड कंस्ट्रक्ट और एडप्टेड इक्विप्ड and maintained in accordance with such specification as may be prescribed in this behalf। मतलब उसके अंदर वो सारी फीचर्स होनी चाहिए ना, बैठने की जगह इस टाइप की सारी फैसिलिटीज वगैरह होनी चाहिए कि इस पर्पस के लिए उसको यूज किया जा सके। बट मेन चीज क्या है, 4000 वॉट और 3 पहिए, ये ध्यान रखने वाली बात है इसके अंदर। बहुत बेसिक है और बहुत लेस रेलेवेंट एरिया है ये, बहुत ही कैजुअल बातें दी हुई हैं जो आप हल्का हल्का पढ़ के बस दिमाग में रखना है, कोई रट्टा कोई ऐसी याद करने वाली चीजें है नहीं, बहुत ज्यादा हायर साइड में इंपॉर्टेंट ये बिल्कुल नहीं है। इससे बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने पीछे ही पढ़े हैं और आगे भी आएंगे। जो गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट आएगा, लेकिन ये जो दोनों थे दोनों ही ज्यादा रेलेवेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी के नहीं, बट मॉड्यूल में था, पढ़ना था, खत्म करना था और कर लिया। कोई डाउट है यहां तक तो बताओ।